नमस्कार। दर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत, अभिनंदन। और आज मैं आपके लिए जो हमारी क्लास में ऑफलाइन पेपर हुआ था सैटरडे को, आज के दिन वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि कनिष्ठ सहायक की परीक्षा और कल जो एसआई की परीक्षा होनी है उसके लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फटाफट करके 100 क्वेश्चन लगाने वाले हैं और फटाफट करके हम आंसर लगाएंगे, आंसर पे जाएंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनेगी। तो 100 प्रश्न है, फटाफट करके आप आंसर लगाएंगे और अपने आप को आजमाएंगे। तो पहला प्रश्न ये रहा, फटाफट करके, बहुत शानदार प्रश्न है। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? बहुत शानदार प्रश्न है, तगड़ा प्रश्न है, लगाइए आंसर फटाफट करके। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? ये रहा पहला ऑप्शन, छायावादी सौंदर्य से, दूसरे प्रगतिवादी चेतना से, तीसरे प्रयोगवादी चेतना से और चौथे प्रकृति के सौंदर्य से। इस पहले का सही आंसर हो जाएगा डी। जवाब जो डी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। प्रकृति के सौंदर्य से निराला की बादल राग कविता का संबंध है। और बादल राग कविता किसकी? निराला की है। 6 खंडों में ये लिखी गई है। फटाफट चलेंगे दूसरा प्रश्न। गोली की रफ्तार से प्रश्न मिलेंगे आपको, फटाफट करके लगाइए, आजमाइए अपने आप को। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी? एक तवे की छोटी क्या एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी? इसका आपको अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या है। व्यक्ति को उसके गुण और दोष दोनों के साथ परखना चाहिए। बी है भोजन की सामग्री में दोष निकालना ठीक नहीं है। और सी ऑप्शन है एक परिवार के सभी सदस्य एक समान नहीं होते हैं। और डी ऑप्शन है सभी लगभग एक समान होना, सब लगभग एक समान होना। तो जो डी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर होगा। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, सब लगभग एक समान होना, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। पहला विकल्प आपके सामने है ईदगाह, दूसरा है कफन, तीसरे ठाकुर का कुआं और चौथे बड़े घर की बेटी। लगाइए सही आंसर, क्या सही आंसर होगा जी? बी वाला आंसर, जो बी की तरफ जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रेमचंद की अंतिम कहानी बतानी थी आपको, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, कफन। 1936 में इन्होंने लिखी थी, जो कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ये रहा। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन में, निम्न में से सही वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से सही वाक्य का चयन करना है। सीता की चरित्र अच्छी है, बी है सीता को चरित्र अच्छा है, सी है सीता का अच्छा चरित्र है, डी है सीता का चरित्र अच्छा है। इन चारों विकल्पों में से सही वाक्य का चुनाव करना है। और जो लोग डी आंसर की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। इस चौथे का सही आंसर हो जाएगा डी, सीता का चरित्र अच्छा है। अगला पांचवा प्रश्न देखिए, फटाफट चल रहे हैं। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता है? भिक्षुक, कुकुरमुता, सरोज स्मृति और डी है राम की शक्ति पूजा। लगाइए सही आंसर। निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन लंबी कविता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी जवाब, सरोज स्मृति। पांचवा का सही आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति। जिन्होंने ऑफलाइन में पेपर दिया था वो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा करेक्शन था। पांचवें क्वेश्चन में हमने करेक्शन करके जो है इसको ठीक कर दिया है और ये अब सरोज स्मृति इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार क्या है? परस्पर संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। तो इसका सातवां का सही आंसर लगाइए कि द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त जो द्विरुक्ति शब्द है, इसका प्रयुक्त जो द्विरुक्ति शब्द है द्वार द्वार, इसका क्या अर्थ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला, जो डी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, ये प्रश्न छूट गया था बीच में, क्या सातवां? नंबरिंग गड़बड़ हो रखी है। इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली और पसीना परसीन। तो एक तरफ जो है ये तद्भव शब्द है, एक तरफ ये तत्सम शब्द ये है। तो ओझा का उपाध्याय बिल्कुल सही है, कपास का करपट, यहाँ पर केला का कदली, पसीना का परसीन। यहाँ पर हमारा बताना है कि सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी वाला जो है ये सही होगा, ये सुमेलित नहीं है, ये करपट नहीं होना था, ये करपास होना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए बी की तरफ जा रहे हैं, ये सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। यण संधि वाले शब्द कौन कौन से हैं? अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक, सुधन आगत बराबर स्वागत, ए और बी दोनों में यण संधि है, और सदगुण गुण बराबर सदगुण। तो कौन सा सही आंसर होगा इनमें से? लगाइए सही आंसर कौन सा होगा। 8वीं में बताना है कि यण संधि का उदाहरण कौन सा है। जो सी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर होगा। यण संधि में अतिधन अधिक और सुधन आगत दोनों में जो है यण संधि है। अभी हम है ना ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, केवल आंसर की बात कर रहे हैं, क्योंकि कल एसआई का पेपर है और तुरंत ही हमारा जो है आगे कनिष्ठ सहायक का पेपर भी है, और फटाफट आंसर लगा रहे हैं। आप आजमाइए फटाफट करके। फाड़ी नखन सब आंतरिक रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखन पे हरिस प्रेत गत नारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? लगाइए 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है भय, दूसरा है जुगुप्सा, सी है विस्मय, और डी है निर्वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जुगुप्सा। जो जुगुप्सा की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट करके हम आंसर लगा रहे हैं, आजमाइए फटाफट करके। हिंदी का प्रथम पत्र प्रकाशित होता था उदंत मार्तंड। ये दैनिक था, साप्ताहिक था, त्रैमासिक था या मासिक था? बताना है आपको इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो जो बी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। हिंदी का पहला जो पत्र था ये साप्ताहिक हिंदी का जो पहला पत्र था उसका नाम क्या था? उदंत मार्तंड, और पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। 30 मई 1826 को ये प्रकाशित हुआ था और कलकत्ता से ये साप्ताहिक प्रकाशित होता था। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारा 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, साप्ताहिक। 11वां प्रश्न, जिसके पेट में मां ने रस्सी बांधी हो, जिसके पेट में मां ने रस्सी बांधी हो उसे क्या कहते हैं? लगाइए फटाफट आजमाइए। पहला है दामाद, दूसरा है दामादितर, सी है दाम, और डी है दामोदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। जवाब डी है दामोदर। दामोदर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा 12वां, बेमेल का चयन कीजिए। बेमेल का चयन कीजिए, और बेमेल का चयन आपने करना है। इसमें देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर फाउंड चेंज हो गया इसका, यहाँ पर आपके लिए है, आप करिए फटाफट करके। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर छपने में जो है गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर ए विकल्प में यहाँ पर अणमणि जो है सही आंसर होना था। अणमणि, यहाँ पर देखो ये अणमणि है, अणमणि होना चाहिए था यहाँ पे। और अणमणि के आगे जो है यहाँ पर बेचैनी है ना। चड़क के आगे जो है पीड़ा है, और भृंग के आगे जो है दुख है, और ये रौंस है, रौंस के आगे जो है आनंद है। तो इसमें बताना है कि बेमेल का चयन कीजिए, बेमेल कौन सा है। तो देखिए अणमणि एक प्रकार की बेचैनी है, ये हमारा गढ़वाली शब्द है कि अणमणि हो रही है मतलब बेचैनी हो रही है, बिल्कुल सही है। चड़क उठी मतलब पीड़ा उठी, ये भी सही है। इधर अगली है रौंस, रौंस मतलब रौंस आ गया मतलब आनंद आ गया, तो ये भी सही है। और इधर से ये जो सी वाला जवाब है ये बेमेल है, क्योंकि ये भृंग लिखा हुआ है और भृंग के आगे दुख लिखा हुआ। भृंग हो गया मतलब भृंग मतलब हो गया भौरा जाना, एक प्रकार से पगला जाना, तो यहाँ पर दुख है तो ये बेमेल हो जाएगा। बाकी रौंस का आनंद ठीक है, चड़क का पीड़ा ठीक है, और अणमणि की बेचैनी ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न रहा, प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। ये 4 विकल्प आपके सामने है, फटाफट चलिए फटाफट लगाइए आंसर। प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र, प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। लगाइए सही आंसर क्या होगा इसका। 13वां का सही जवाब दीजिए, लगाइए फटाफट करके। कौन सा सही आंसर होगा जी? जो ये डी जवाब है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्रा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है और प्र उपसर्ग है। यहाँ पर प्रत्येक में प्रत्य उपसर्ग है, प्रत्येक है ना, यहाँ प्रत्य उपसर्ग है, इसलिए प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह कौन सा है? डी जवाब इसका सही है। 14वां प्रश्न बहुत शानदार है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुखमौन, सोचता है अन्य सुख या कौन। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, यहां पर भ्रांति हुई है। और नाक का जो मोती होता है यानी नाक में जो हमारी फूली होती है उसमें जो एक प्रकार से चमकने वाला होता है लाल लाल करके, जो फूली में लगा होता है एक लाल लाल रंग का, वो एक प्रकार से दाड़िम का बीज जैसा लाल लाल होता है, वो समझ लिया। और देख कर सहसा हुआ सुखमौन, सुखमौन हुआ, ऐसे देख करके सुखमौन हो गया, मतलब सुख पर्यायवाची तोता का,
और ऐसा कौन देख रहा है? सुक देख रखा है। ये सुक मतलब तोता देख रहा, तोता देख करके मौन हो गया, भ्रांति हो गई उसे, और सोच रहा है अन्य सुक हुआ कौन? दूसरा सुक वो नाक को समझ बैठा, जिस नाक पर जो है वो फुली लगी हुई है, और उस फुली में जो नग लगा हुआ है वो नाक का मोती है, और उसे जो है भ्रांति से समझ बैठा वो क्या? दाड़िम का बीज समझ बैठा। और यहां पर इस सुक का मतलब नाक है, और यहां पर ऊपर जो ये सुक आ रखा है, एक सुक ये ऊपर आ रखा है, इस सुक का मतलब यहां पर क्या है? तोता है। तो एक सुक का मतलब तोता है और एक सुक का मतलब जो है नाक है। ठीक है जी। तो अगला तब बोला गया कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो बताना है यहां पर कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है जी। नाक पर सुक की भ्रांति हुई है, और यहां पर एक प्रकार से नाक पर जो है यहां पर अन्य सुक हुआ को, नाक पर जो है तोते की भ्रांति हुई है, और इधर से जो है जो दाड़िम का बीज है, नाक का मोती पर, नाक का जो मोती है और दाड़िम का जो बीज है, इसमें भ्रांति हुई है। क्योंकि नाक का जो फूली, नाक की जो फूली होती है उसमें जो मूंगा लगता है वो दाड़िम के बीज के जैसे होता है। तो यहाँ पर भ्रांति हुई है, हमारा आंसर आएगा भ्रांतिमान अलंकार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ये रहा, शनिवार के लिए गढ़वाल में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? एतवार, बिप्यार, छाछर और शुक्रवार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी वाला जवाब। जिन्होंने छंचर करा, सही आंसर बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? छंचर हो जाएगा। ठीक है जी। एतवार आप जानते हैं रविवार होता है, शुक्रवार आप जानते हैं, और बिप्यार बृहस्पतिवार को बोलते हैं। आगे चलो, अगला प्रश्न। अगला रहा प्रश्न ये 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लगाइए कौन सा सही आंसर होगा। बहुत शानदार प्रश्न है, ये भी छोटा सा प्रश्न है लेकिन नंबर दे सकता है। डी जवाब जिनका सही है, बिल्कुल सही है। ये सारी की सारी भाषाएं हैं, और ये जो अवधि है ये एक प्रकार की जो है बोली है, और यहां पर जो है बताया गया कि मानक भाषा नहीं है, तो मानक भाषा कहां से होगी? तो बोली है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। इन चारों में से बताना है कि कौन सा जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो जो ए की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है, पानी बरस रहा है, ये एक प्रकार की जो है बरसना एक प्रकार की क्रिया है, और क्या बरस रहा है? पानी बरस रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर गेहूं जो है कर्म है, लिखता है, क्या लिखता है? निबंध लिखता है, निबंध कर्म है, और यहाँ पर रुला रहा है, किसको रुला रहा है? मोहन को रुला रहा है। तो इसमें कर्म है, और यहाँ पर पानी बरस रहा है, तो पानी, ठीक है जी, बरस रहा है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला 18वां प्रश्न ये रहा, बधूर्मी का संधि विच्छेद कौन सा होगा? बधुधन उर्मी, बधुधन उर्मी, और बधुधन उर्मी, और बधुधन उर्मी। तो चार प्रकार से आपके सामने दिया है, इसमें भी कंफ्यूजन बहुत होता है ना, कि बधुर्मी का संधि विच्छेद कौन होगा। लगाइए सही आंसर कौन सा होगा? 18वां का सही आंसर बताना है। 18वां का सही आंसर क्या होगा? लगाइए भाई फटाफट करके। जो बी की तरफ जा रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है ना। ये बधु जो है ऐसा ही लिखते हैं, छोटा ऊ नहीं आएगा इसमें, बधु ऐसा ही लिखेंगे, और इधर से जो है ये हमारे पास उर्मी आ गया, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ बन गया, और ये शब्द बन जाता है कौन सा? बधुर्मी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न है, हिंदी वाक्य में साधारणता संरचना कर्म की प्रवृत्ति मिलती है। बताना है आपको कि जो वाक्य बनता है उसमें किस प्रकार की संरचना रहती है। पहले कर्ता आता, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर कर्ता कर्म क्रिया, कर्म कर्ता क्रिया, और क्रिया कर्म कर्ता। लगाइए सही आंसर क्या होगा इसका। आज हम सीधे आंसर बता रहे हैं आपको। ठीक है जी। एक्सप्लेन करने में जो है 2 घंटे की वीडियो बन रही है, हम फटाफट चाहते हैं कि आप फटाफट देखें और फटाफट अपना जो है रिवीजन करें और अपनी तैयारी को आजमाएं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी वाला। पहले कर्ता आएगा, कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगा। राम घर जाता है, एग्जाम्पल के लिए, राम घर जाता है, तो राम कर्ता हो गया, घर कर्म हो गया, जाता क्रिया हो गई। पहले कर्ता, फिर कर्म, और फिर क्रिया। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है हिंदी का। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है क्रिया के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, कारक के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा। बताइए फटाफट सही आंसर कौन सा होगा। पहला है क्रिया के द्वारा, दूसरा है संज्ञा के द्वारा, तीसरा है कारक के द्वारा, और डी है सर्वनाम के द्वारा। लगाइए सही आंसर कौन सा होगा। जो बी की तरफ जा रहे हैं इनका सही जवाब है, आंसर हमारा हो जाएगा बी, संज्ञा के द्वारा। ये बिल्कुल सही आंसर है जी। ये हिंदी के आज आपने 20 प्रश्न लगा दिए हैं,
और ये 20 प्रश्न में आप देखो, सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए शानदार लाए हैं, बहुत छटे हुए प्रश्न आपके लिए ला रखे हैं। और आप निश्चित रूप से अगर इन प्रश्नों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है इसका जरूर बेनिफिट मिलेगा। और इसी क्रम में समय का अभाव है और आपके बीच में उत्तराखंड हमारे भट्ट सर लेकर के आ रहे हैं। चलिए चलिए, धन्यवाद रामोला सर। और आगे जो अब हमारे पास उत्तराखंड के, चलिए धन्यवाद रामोला सर। अब हम आगे ज़्यादा समय न लेते हुए उत्तराखंड शुरू करते हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। कई बच्चों की क्वेरी थी कि हम ये पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जा करके आप जो है, सॉरी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा करके आप, डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे यूट्यूब पे नीचे ही, वहाँ से आप जो है इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमें पेपर चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगला 21वां क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा अधिकारी कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी था? तो यहाँ पर जो भू अभिलेखों के लिए उत्तरदायी था, ए प्रभातार, बी क्षेत्रपाल, सी पट्टकोषचारी और डी आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा खंडपति। तो आपका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। तो पट्टकोषचारिक जो है यहाँ पर भू अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तराखंड में होता था। ठीक है, वहीं बात की जाए प्रभातार, तो प्रभातार जो है ये आपको मालूम ही होगा कि ये भूमि की माप छाप के लिए, ठीक है, और क्षेत्रपाल जो था ये कृषि की उन्नति के लिए, कृषि में जो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए जो अधिकारी था वो क्षेत्रपाल होता था। वहीं बात की जाए खंडपति की, तो खंडपति जो अधिकारी था ये वन और खनिज, वनों की व्यवस्था देखता था, खनिज संसाधनों के विकास के लिए ये जिम्मेदार होता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पट्टकोषचारी। क्वेश्चन नंबर 22वां आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे रहा। 22वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है? तो सहकारिता विकास परियोजना से आपका, सहकारिता भी आपकी इसी परियोजना से संबंधित है, दुग्ध विकास भी आपका इसी से संबंधित है, बकरी एवं भेड़ पालन भी इसी से संबंधित है। तो सहकारिता से जो संबंधित नहीं है वो आपका शिक्षा हो जाएगा। तो आंसर आपका 22वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। हमारे पास जो है एक लिस्ट में कुछ मेले दिए गए हैं और वहीं आपके जो है इन मेलों का स्थल दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं दनगल मेला, तो दनगल मेला जो आयोजित होता है ये पौड़ी गढ़वाल में आयोजित होता है और शिवरात्रि के दिन पौड़ी गढ़वाल में इसका आयोजन किया जाता है। वहीं बात की जाए तुमुडिया मेले की, तो ये आपके जोशीमठ में आयोजित होता है। जोशीमठ में जो ये तिमुडिया मेला है ये बद्रीनाथ मंदिर के फाटक खुलने के पूर्व किसी शनिवार को ये आयोजित होता है। उससे पूर्व, मतलब कहने का मतलब ये है कि बद्रीनाथ मंदिर के फाटक खुलने से पूर्व जो है ये तुमुडिया मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर जो है ये आपके, ये तो शनिवार को आयोजित होगा या तो फिर जो है ये मंगलवार को आयोजित होगा, है ना। तो शनिवार या मंगलवार के दिन जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो दनगल मेला आपका पौड़ी में हो जाएगा और वही तिमुडिया मेला आपका जो है जोशीमठ में हो जाएगा। भद्रराज मेले की बात करें तो ये आपके मसूरी में हो जाएगा और लड़ीधुरा मेला जो कि चंपावत में माँ पंदा देवी के मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। तो आप देखेंगे एक का दूसरा ऑप्शन है ये आपका, सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि एक का दूसरा ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर सी में ही देखने को मिल रहा है। तो ये आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है आपकी निवास करती थी? तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की बात कर रहा है। थोड़ा सा आपको पेपर को अच्छे से पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है कि जनसंख्या पूछा है या जनसंख्या प्रतिशत पूछा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत जो है वो आपके अल्मोड़ा में, उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी बागेश्वर और ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार। तो सही आंसर आपका जो है
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर। और बागेश्वर में जो जनसंख्या प्रतिशत है वो 96.51%, ये आपका जो है सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत बागेश्वर की हो जाएगी। उसके बाद बात की जाएगी रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग की जो है जनसंख्या आपकी जो है 95.90% है। तो ये आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हो जाएंगे। तो वही बात की जाए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों की, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो आप सभी को मालूम है सर्वाधिक नगरीय जो है वो देहरादून की है प्रतिशत में, और देहरादून का जो है 55.52% जो है ये आपकी देहरादून की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है। वहीं दूसरे नंबर पे जो है नैनीताल का आता है, जो लगभग 38% के आसपास जो है इसकी नगरीय जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, दो आपको तो याद रखने ही होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपके कुछ बांधों की सूची दी गई है और उसके साथ उनका नदी दिया गया है। तो वहीं बात की जाए आपकी मनेरी भाली, तो मनेरी भाली जो है ये आपके भागीरथी नदी में हो जाएगा। ठीक है, और किसाऊ बांध ये आपके जो है टॉस नदी पे हो जाएगा। वहीं बात की जाएगी व्यासी परियोजना की, तो ये आपके यमुना नदी में हो जाएगी। और टनकपुर जो परियोजना आपकी जो है ये आपके शारदा पे हो जाएगी। तो मनेरी भाली का ऑप्शन नंबर 4 दो जगह आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद किसाऊ बांध की बात करें तो किसाऊ बांध का फर्स्ट टॉस हो जाएगा, तो इसका आंसर भी दो जगह आपको मिल रहा है। व्यासी परियोजना ये आपके यमुना पे हो जाएगा, तो थर्ड का तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां, आपके पास कुछ तालों की ताल दिए गए हैं, उनके जो है आपके जिले रखने हैं आपको। तो सबसे पहले आपका खुरपा ताल, खुरपा ताल जो कि आपके नैनीताल जिले में है। और आपको मालूम ही है कि जो खुरपा ताल है इसकी जो ताल की आकृति है वो खुर के आकार की है। चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, और इसी चौराबाड़ी ताल से जो है सबसे बड़ी राज्य की सबसे बड़ी आपदा जो आई थी वो आपके इसी ताल की वजह से आई थी, 16-17 जून की आपदा। तो इसी चौराबाड़ी ताल में जो है ग्लेशियर का कुछ भाग खंड टूट गया था, जिससे वो आपदा आपकी देखने को मिली थी। डोडी ताल जो कि आपके उत्तरकाशी जिले में ट्राउट मछलियों के लिए ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और बात की जाए काकभुसंडी ताल, तो सभी को जानकारी है इसका, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, चमोली जिले में। तो खुरपा ताल का आपका नैनीताल हो जाएगा, चौराबाड़ी का आपका जो है रुद्रप्रयाग हो जाएगा, डोडी ताल का आपका उत्तरकाशी हो जाएगा, काकभुसंडी का आपका चमोली हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप पाएंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो खुरपा ताल का नैनीताल, चौराबाड़ी का रुद्रप्रयाग, डोडी ताल का उत्तरकाशी और काकभुसुंडी का चमोली, काकभुसुंडी ताल चमोली जिले में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है। आज हमने सारे के सारे जितने भी प्रश्न आपको उत्तराखंड में दिखेंगे, सारे प्रश्न आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के PYQ क्वेश्चन है। इसलिए इसको दिया गया है कि आपको जो है थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न पता चल सके। हालांकि क्वेश्चनों की जो देने की श्रृंखला है वो भी काफी इजी है ना। तो होना नहीं चाहिए आपको इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बात करें मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न किस वर्ष के लिए दिया गया था, किस वर्ष सम्मानित किया गया था। तो 2018-19 में मनोज सरकार जो कि पैरा एथलीट है, इनको जो है 2018-19 में रुद्रपुर निवासी मनोज सरकार 2018-19 में जो है इन्हें पुरस्कार ये दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28वां अगला आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के, देखिए 23-24 बजट की बात कर रहे हैं, हालांकि अभी हमारे पास 24-25 का बजट चल रहा है। तो 23-24 बजट के अनुसार जो है किस जनपद में दालचीनी घाटी विकसित की जाएगी। तो ये जो है आपके नैनीताल जिले में जो है दालचीनी घाटी विकसित की जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत विस्तृत रंगमंडल जैसी घाटी में खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए है मेरू पर्वत, ऑप्शन नंबर बी है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी है माणा पर्वत, और ऑप्शन नंबर डी है सुमेरु पर्वत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30वां है, राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज
राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? आज हम बहुत जल्दी से आपको करा रहे हैं ताकि आपका अधिक समय वेस्ट ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो आपका हो जाएगा देहरादून। तो राज्य का पहला नर्सिंग कॉलेज वो स्थित है आपके देहरादून में। चौफला नृत्य आप सभी को मालूम है, माता पार्वती जी ने जो है ये चौफला नृत्य किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चौफला नृत्य का ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32वां, क्वेश्चन नंबर 32वें की ओर चलते हैं। उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो उत्तराखंड की जो वन नीति है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना। तो क्वेश्चन नंबर 32वें का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33वां हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें इस नाम को भी आप याद रखिएगा, डॉक्टर एफ हेस्ट, इस नाम को भी आप जो है ध्यान रखिएगा। जो एफ हेस्ट है ये टिहरी गढ़वाल में वनों को लेकर के वन सलाहकार के रूप में जो है डॉक्टर एफ हेस्ट, हो सकता है ये भी पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर है, हो सकता है कि अगले बार ये इसका नाम को लेके पूछ ले, है ना। तो टिहरी दरबार वर्ष 1928 और 1929 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्ट की सेवाएं ली थी। वे किस देश के निवासी थे? तो ये जो थे ये आपके जर्मनी के निवासी थे। और ये 1928-29 में जब इनसे सेवाएं ली गई थी, तो आपको मालूम ही है कि इसी के बाद जो है तिलाड़ी जैसा कांड घटित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजनू खुरपाताल क्षेत्र में संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, डोलोमाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उत्तराखंड में दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, उत्तराखंड में दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना से रिलेटेड ये आपका ये प्रश्न है। और इस प्रश्न में जो है आपके पास कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथनों को आपको जो है बताना है कि इस दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो यह योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी। जी बिल्कुल गलत है, ये योजना जो है 2017 में नहीं 2018 में प्रारंभ की गई थी। तो पहला ही इसमें जो है कथन सही नहीं है। 2018 3 अगस्त 2018 को इसको जो है लागू किया गया था राज्य में। इससे पहले भी वैसे 2016 में एक होम स्टे योजना ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन ये थोड़ा दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो है इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 50% और वो 50% अधिकतम आपका 15 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, तो 15 लाख या 50% का अनुदान इसमें दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा मैदानी क्षेत्रों के लिए 25%, देखिए क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में पर्यटन का उतना विकास हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कम है, मैदानी क्षेत्र वैसे ही वहां पर औद्योगिक विकास ऑलरेडी होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है कमी रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों के लिए आपका 25% है, जो कि अधिकतम जो है 7.5 लाख रुपए इस अनुदान इसमें दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार उपलब्ध कराकर स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका जो सही आंसर है इसमें वो है ऑप्शन नंबर ए, जो आपका असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन 36वां, मलेरिया की जो प्रसिद्ध दवा है कुनेन, उसको प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है सिनकोना की छाल से जो है इस दवा को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37वां। जो 37वां क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए इस प्रश्न से आप ये कदापि ना लगाइए कि आपको जो है बुरी चोटियों को उसकी हाइट को याद करने की आवश्यकता है। आपको बस थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि 6000 के लमसम में कौन सी चोटी है, 5000 में कौन सी है, 3000 में कौन सी है। तो ये चोटियों से प्रश्न लगातार पूछते रहते हैं। तो दिए गए कथनों में ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी का डांडा, ऑप्शन नंबर बी नंदा घुघुटी या नंदा घुघंती, ऑप्शन नंबर सी बंदरपूछ और ऑप्शन नंबर डी आपका जो है चौखंबा। तो दिए गए विकल्पों में सबसे ज्यादा जो चोटी है, जो सबसे ज्यादा
ऊंचाई वाली जो चोटी है वो है चौखंबा। और चौखंबा की अगर हाइट की बात की जाएगी तो चौखंबा 7,138 मीटर की ऊंचाई जो है इस चौखंबा की है। बात करी जाए द्रौपदी का डांडा तो 5,670 मीटर की ऊंचाई जो है द्रौपदी के डांडा की हो जाएगी। नंदा घुघुंडी की बात करें तो 6,000 की रेंज में जो है नंदा घुघुंडी है। और वही बंदर पूंछ की बात करें तो ये भी 6,320 की रेंज में ये इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चौखंबा। और चौखंबा की हाइट भी आपको याद करनी ही होगी कि इसकी हाइट कितनी है। तो 7,000 की रेंज में, बाकी आपके तीनों जो थे वो 6,000 और 5,000 की रेंज में थे। अगला क्वेश्चन आपका, काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर जो है स्थापित हुआ है? तो ये जो है महारानी जिया रानी के नाम पर जो है इसे स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38वें का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39वां जो है, क्वेश्चन नंबर 39वां जो है टिहरी रियासत से आपको पास दिया है कि टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर जो है इसको हुजूर दफ्तर कर दिया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह के समय जो है टिहरी राज्य का जो मुख्य न्यायालय था उसका नाम बदल करके जो है हुजूर दफ्तर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40वां जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40वां है, कुमाऊं कमिश्नर के रूप में ट्रेल ने कितनी बार भू बंदोबस्त किया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई भू बंदोबस्त का। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 बार। एक बार स्टार्टिंग में ये इन्होंने जो है 1815, 1816 दूसरा, 1817 तीसरा, ये सारे के सारे एक एक साला थे। 1817 में ये आपका 3 साल के लिए ये बंदोबस्त था, तो 1820। उसके बाद ये भी 3 साल के लिए था, 1823। और 1823 वाला जो भूमि बंदोबस्त था ये आपका 5 वर्षों के लिए था, 5 वर्षों के लिए था। और अगर हम इसमें संवत देखेंगे तो 57 जोड़ लेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1880। तो इसीलिए इसे 80 साला बंदोबस्त भी इसे कहा जाता है। 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, तो एक तो 1823 हो जाएगा, फिर 5 साल और 1828, और अगला जो है 1833। तो आप देखेंगे तो ये आपके जो है इसके बाद 33 के बाद 1840 वाला जो था वो लसिंगटन ने लाया था। कमिश्नर उस टाइम पे जो है लसिंगटन थे, और लाने का जो श्रेय ब्रिटेन के सहयोग से 1840 का जो बंदोबस्त है वो ब्रिटेन के सहयोग से लसिंगटन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो कुमाऊं कमिश्नर के रूप ने जो है कमिश्नर ट्रेल ने जो है आपके टोटल 7 बार भूमि बंदोबस्त किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान, ये जो सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान, सारे के सारे प्रश्न आपके दोस्तों PYQ ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही। अगर आपके 35 नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पुराने पेपरों में पूछे गए। तो सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान जो है आपके पिथौरागढ़ जनपद में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42वां, क्वेश्चन नंबर 42वां है, यहाँ पे आपको युवा विकास सूचकांक 2017 के अनुसार उत्तराखंड का समग्र भारत युवा विकास सूचकांक में कौन सा स्थान था उत्तराखंड का? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए तीसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर सी पांचवा स्थान, ऑप्शन नंबर डी नौवां स्थान। तो ये जो है आपका था इस टाइम पे चौथा स्थान। उत्तराखंड का जो युवा विकास सूचकांक 2017 के अनुसार जो है भारत में इसका जो युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंक थी, और उत्तराखंड की जो रैंक थी भारत में वो चौथी थी, यानी कि चौथे नंबर का हमारा राज्य था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43वां, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमों की संख्या, और संख्या बतानी है छठी आर्थिक जनगणना के आधार पर के अनुसार सबसे सबसे अधिक है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 44वां, क्वेश्चन नंबर 44वां है, निम्न में से नंदा के जागर पुस्तक के लेखिका, नंदा के जागर जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, बसंती बिष्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45वां, दिए गए विकल्पों में आपको जो है देखिए ये नामिक पर्वत, नामिक जो हिमानी है, इस नामिक हिमानी से कौन सी नदी निकलती है वो आपको बताना है। तो ए गौरी गंगा, बी पश्चिमी रामगंगा, सी पूर्वी रामगंगा, और डी काली नदी। तो इस दिए गए विकल्पों में से
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी रामगंगा, क्योंकि आपको मालूम ही है कि पश्चिमी रामगंगा जो है ये आपके दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ज्यादा मैं गहराई में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो अब दूधातोली समझाने लगूंगा तो आपका और टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो काली नदी है आप सभी को मालूम है, जो लिपुलेख दर्रा उसके पास जो है से इसका उद्गम होता है, व्यास आश्रम है निकट में ही, वहीं से ये जो है काली गंगा नदी निकलती है। ठीक है, तो सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 45वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो वहीं जो गौरी गंगा है ये आपका जो उद्गम होती है इसका इसका होता है मिलम ग्लेशियर से। ठीक है, तो ये मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा, मिलम ग्लेशियर, पश्चिमी रामगंगा नदी दूधातोली और काली नदी लिपुलेख के निकट से इसका उद्गम होता है। कटिपाणी घाट, काली घाट इसके नाम से जो है यहाँ पर आपकी निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से जो है आपका कुछ किले दिए गए हैं और इन किलों के साथ जो है आपके कुछ जो है आपके राज्य के जिले दिए गए हैं, उनके किले दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका खलंगा की किला देहरादून, सभी को मालूम है खलंगा का किला जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध किला ये आपका था। ठीक है, तो इसके बाद जो है मनीला का किला ये आपका जो है सल्ट क्षेत्र में हो जाएगा। और बात करी जाए राजगंगा का किला, ये आपके चंपावत में है, सोमचंद ने इसकी स्थापना की थी, पहला राजधानी जो है इधर से ही ऑपरेट किया था उन्होंने, चंपावत से ही। और वहीं चौथा जो है आपका खगमरा किला हो जाएगा अल्मोड़ा में। तो इस तरीके से जो आपका सही आंसर बन जाएगा 2-1, खलंगा का किला 2, ये दो जगह आपके दो विकल्पों में है। मनीला का किला आपका सल्ट क्षेत्र में हो जाएगा 3, तो आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2-3-1-4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47वां है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का एक प्रचलित आभूषण का एक प्रकार नहीं है? तो सभी को पता है नथुली, है ना, नथुली जो है आपके नाकों में पहनी जाती है, सबको मालूम है। एक कुमाऊनी गाना परसों मुझे याद नहीं आया था, आज याद आ गया, तेरी गले की हंसुली मेरे सुबह भले सजना, है ना, तेरी नाके की नथुली मेरे सुबह भले सजना। तो ये गाने इनको आपको सुनना चाहिए, आजकल क्वेश्चनों में गाने भी आ रहे हैं। आप अपनी संस्कृति अपने कल्चर को लेकर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए उत्तराखंड बहुत सरल हो जाएगा, इतना टफ है नहीं उत्तराखंड वैसे। चलिए, तो आपका जो उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण का प्रकार नहीं है तो वो आपका जो है सभी को मालूम है झगुली। झगुली तो हमारे बच्चों को पहनने का वस्त्र होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48, ये बहुत सरल क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे तो आप पेपर से पहले ही बाहर होंगे। निम्नलिखित में से किसने पथिक का नाम, है ना, पथिक का नाम अपनाया और गढ़वाल से अस्पृश्यता समाप्त करने की कसम खाई थी? अरकंडई गांव में जन्मे, पौड़ी गढ़वाल के अरकंडई गांव में जन्मे जयनंद भारती, जो कि जो है छुआछूत से जो है दुखी होकर के जो है इन्होंने जो है एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, इस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक ने जो है इनका छुआछूत के प्रति जो है इनका जो है आंखें खोल दी थी। और उसके बाद इन्होंने जो है आर्य शिक्षा इन्होंने ली थी, है ना, आर्य समाज की शिक्षा दीक्षा ली। और आर्य समाज की शिक्षा दीक्षा का इनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा, इन्होंने जो है अपने नाम के आगे जो है ना ये पथिक शब्द जोड़ दिया था, पथिक अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। बाकी जयनंद भारती के बारे में जितने भी मैं आपको आगे बताऊं तो कम ही है, पूरा समय कम पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49वां आपका जो है, दिए गए विकल्पों में आपको बताना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का संचालन के लिए राज्य में कौन सा जो है आपका डिपार्टमेंट जो है इसमें नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है? तो इसका जो नोडल एजेंसी है ये आपकी जो है कृषि विभाग को इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है, कृषि विभाग को इसकी नोडल। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 50वां, क्वेश्चन नंबर 50वां दिया गया है कि दूधातोली पर्वत श्रेणी, आपके पास अभी हमने इस दूधातोली पर्वत श्रेणी से देखा भी था कि यहाँ से जो है पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम है ना। तो इसी पर्वत श्रेणी को कौन सी नदियों के द्वारा जो है इसको पृथक किया गया है? तो यहाँ पर जो ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला है इसका पिंडर और पश्चिमी रामगंगा नदी जो है इसको अलग करती है। कौन सी नदी? पिंडर और पश्चिमी रामगंगा जो है इसको अलग करती है। और आपको पता ही है भाई, अगर मैं ये उत्तराखंड के मैप में जाऊं, थोड़ा सा देख लो जरा, ये हमारा उत्तराखंड का मैप है।
तो यहाँ से पिंडर नदी आपके जो है पिंडारी ग्लेशियर से निकल के आपके कर्णप्रयाग में किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है। और जो आपकी पश्चिमी रामगंगा नदी है, ये भी जो है आपके इसी साइड से, ये पश्चिमी रामगंगा अभी बात करी थी हमने, दूधातोली पर्वत श्रृंखला, यहाँ से निकल के पश्चिमी रामगंगा जो है ऐसे करके बहते हुए आपके कन्नौज के पास जो है हमारे यही आपके जो है गंगा बन जाएगी बाद में, और ऐसे करते हुए आपके, है ना, तो यहाँ पर कन्नौज के पास जो है ये पश्चिमी रामगंगा, तो यहाँ पे बसा हुआ है आपका दूधातोली पर्वत श्रृंखला। तो एक और तो आपका ये आपका जो है पिंडर हो गया, नदी पिंडर हो गई, और एक और जो है आपके जो है ये क्या हो गया? पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दिया गया आपके पास, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प मतलब इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। प्रथम, निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ था, जी बिल्कुल सही है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं चुनी गई थी, जी बिल्कुल ये भी आपका सही है। ठीक है। प्रथम निर्वाचित निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भुवन चंद्र खंडूरी, भाई साहब भुवन चंद्र खंडूरी तो कभी रहे ही नहीं, है ना। अगर मैं बात करूं, मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो आपके थे, आपके कौन? प्रकाश पंत, प्रकाश पंत। और वही जब प्रथम विधानसभा का चुनाव हुआ था, प्रथम विधानसभा चुनाव में यशपाल आर्य 2002 में जो पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें यशपाल आर्य जी कांग्रेस से ये आपके जो है पहले विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है। और चौथा भी आपका गलत हो जाएगा, प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे, तो केवल आपका फर्स्ट और सेकंड ही आपका सही है, तो आपका विकल्प नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52वां, दिए गए विकल्प है आपके पास, और इसमें आपको उत्तराखंड सरकार की समान नागरिक संहिता के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार विमर्श करना है, और इसमें आपको बताना है दिए गए संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें क्वेश्चन जो है पूरा नहीं है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बताना है इसमें। पहला विकल्प है, सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता को प्रवर्तित करने के लिए 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया था, तो ये आपका विकल्प जो है ये आपका सही है ना। तो सरकार ने जो है इसके लिए 5 विकल्प, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की, अगला जो इसमें कथन नंबर 2 है, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई इस समिति की अध्यक्ष थी, ये भी ठीक है भैया। रंजना देसाई की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया था, तो पहला विकल्प भी सही है, दूसरा विकल्प भी सही है। तीसरा विकल्प है, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता को प्रवर्तित करेगा। अब प्रवर्तित करने में तो गोवा ने भी प्रवर्तित किया है ना, तो पहला राज्य तो होगा नहीं। हाँ सॉरी, अगर ऐसा कहते कि स्वतंत्रता के बाद देश का पहला राज्य, तो आपका कथन बन सकता था, तो इसलिए जो है विकल्प नंबर तीसरा जो है इसमें गलत है। इस प्रकार से आपका जो है विकल्प ए और 2 सही है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53वां, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का जो गठन किया गया था, दिए गए विकल्पों में कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर को तो नहीं किया गया था, ठीक है, तो इसका 5 अगस्त भी नहीं है, 26 जनवरी भी नहीं है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 13 मार्च 2002 को जो है इसका गठन किया गया था, सेवा का अधिकार आयोग। ठीक है, सेवा का अधिकार आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 54वां आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देहरादून में प्रजामंडल का उद्देश्य था कि प्रजामंडल जो गठित की गई वो किस वजह से की गई थी? तो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ब्रिटिश शासन से ना होकर के टिहरी राज्य के कुशासन से, है ना।
और दूसरा जो ऑप्शन है गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, अभी मैंने आपको बताया टिहरी राज्य, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। तो जो ऑप्शन नंबर डी है श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में जो है जनता को टिहरी राज्य से कुशासन से मुक्त कराने के लिए प्रजामंडल की यहाँ पर जो है स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55वां ये हो जाएगा आपका, दिया गया विकल्प है आपको और इसमें आपको बरसात का सीक्वेंस बताना है कि भैया बारिश कितनी कहाँ है। तो वृहत हिमालय में आपकी जो है वो 40 से 80 है ना। चलिए थोड़ा सा इसको देखिए जरा, ये हमारे पास, मैं हिमालय क्षेत्र आपको बना देता हूँ थोड़ा सा। ये हिमालय मैंने आपके बना दिया। जैसे जैसे आप राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा घटती है, वर्षा की मात्रा, क्योंकि जो मानसून है वो उतना ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, वर्षा की मात्रा घटती है। ठीक। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप जो है पूर्व से पश्चिम की ओर भी जाएंगे तो सेम आपको जो है ये वर्षा की मात्रा घटने को मिलेगी। ठीक है। तो आप जो है वृहत हिमालय 40 से 80 सेंटीमीटर के मध्य, ये वृहत हिमालय है। तो वहीं बात करें मध्य हिमालय का 80 से 120 और शिवालिक क्षेत्र का 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो वृहत हिमालय वाले जो क्षेत्रों में है यहाँ पर 80 से 120 सेंटीमीटर की बारिश आपको देखने को मिलती है। उसके नीचे आप अगर 140 से 80, 40 से 80, ठीक है। तो जो वृहत हिमालय वाला क्षेत्र यहाँ पर 40 से 80 देखने को मिलती है। उसके बाद आप ये मध्य हिमालय वाला क्षेत्र देखेंगे तो 80 से 120 सेंटीमीटर की यहाँ पर आपको बरसात देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो है आप नीचे दूनद्वार वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर आपको 120 से 200 सेंटीमीटर के मध्य जो है आपको बरसात। तो आपको सीधे याद रखना 40 80, 80 120, 120 200। और उसके बाद जो है आपका जो ये शिवालिक वाला क्षेत्र जो है, तराई भाबर वाला जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र में जो है आपको राज्य की सर्वाधिक बारिश आपको देखने को मिलेगी और ये आपके जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56वां। क्वेश्चन नंबर 56वां है, उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ 2013 में आई आपदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से जो है सत्य कथन का चयन कीजिए, है ना। तो सत्य कथन जो है इसमें आपको चुनना है, यह आपदा 16-17 जून को 2013 में आई थी। जी बिल्कुल सही है, 2013 में 16-17 जून को आई थी। इसके बाद मंदाकिनी की लंबाई में 5 किलोमीटर की वृद्धि हो गई। जी बिल्कुल हो गई, 105 से ये 110 किलोमीटर की नदी अब बहती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। इससे निपटने के लिए सेना के द्वारा ऑपरेशन सूर्य हो, जी बिल्कुल चलाया गया था, जो कि 17 जून से शुरू हुआ था। अगला महीना आपका जुलाई हो जाएगा और 2 जुलाई के आसपास तक ये प्रोग्राम चला था, ऑपरेशन सूर्य होप, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन था, जी बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा ही भूस्खलन था ये। तो सही आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 57वां। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको दिया गया है कि पर्वत शिखरों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम निर्धारित कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है, यानी कि आपने इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है। तो सबसे पहले आपका जो है पूर्व में आपका जो पड़ता है वो पड़ता है आपका बद्रीनाथ, है ना। और बद्रीनाथ के बाद आपका पड़ेगा केदारनाथ, और केदारनाथ के बाद गंगोत्री, और गंगोत्री के बाद यमुनोत्री। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर गंगोत्री, फिर आपका यमुनोत्री। ये धामों का क्रम भी हो जाएगा, पहाड़ों का क्रम भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 58वां। अब इसमें जो आपदाएं हैं, इन आपदाओं के संबंध में आपको बताना है कि कौन सी आपदा गलत है, इसमें कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। तो 20 असत्य कथन बताना है। 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया था, जी बिल्कुल सही है। 1998 के मालपा में हुए भूस्खलन में प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी का निधन हुआ था, जी बिल्कुल ये भी सही है। 10 सितंबर 1813 को बद्रीनाथ क्षेत्र में, तो ये 10 सितंबर ना होकर के 1 सितंबर को था, और 1803 को ये बद्रीनाथ क्षेत्र में भूस्खलन, ये भूकंप आया था। ठीक है। तो यही वाला आपका जो है असत्य कथन हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी 2 अक्टूबर 1937 को देहरादून का सबसे बड़ा भूकंप आया था, 8 रिएक्टर के आसपास इसकी जो है नापी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59वां। क्वेश्चन नंबर 59वां दिया गया है आपके पास, एक कथन ए दिया गया है, उसका कारण आर दिया गया है ना। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है। तो हिमालय पर्वत एक मोड़दार युवा पर्वत है, बिल्कुल वलित पर्वत है हिमालय हमारा।
युवा पर्वत है ना। और इसी के साथ साथ जो है और कारण आर दिया गया, इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व पूर्व की दिशा में 1.5 सेंटीमीटर खिसक रही है। तो दोनों आपका सही है और ये जो है कारण आर जो है इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60वां, और इसमें आपके पास कुछ ताल दिए गए हैं जिसमें आपको झिलमिल ताल जिसका रंग नीला है, जी बिल्कुल सही है, नीला है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए झिलमिल ताल राज्य में किस जिले में है और इस झिलमिल ताल की आकृति क्या है। ठीक है, खुरपा ताल ये गहरा हरा है, अभी खुरपा ताल से पहले भी हमने देखा। बासुकी ताल लाल रंग का है ना, भगवान बासुकी नाग देवता से गोरखों के काल से जुड़ी हुई इसकी एक कहानी आपको बड़ी सुनने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी रूपकुंड जो है ये पीले रंग का पानी यहाँ पर नहीं है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज उत्तराखंड के ये 40 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। आगे आपके जीएस के क्वेश्चन मैं परमार सर को आगे बुलाऊंगा जो आपके आगे क्वेश्चन कराएंगे। और इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको पेपर का लिंक चाहिए तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जो है वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो दोस्तों, तो जो आज का पेपर है उसका जीएस वाला पोर्शन हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में थे और इन क्वेश्चनों से आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको क्या क्या हेल्प इससे मिलने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि वर्ष 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था। पहला है स्वामीनाथन समिति, दूसरा है दांतेवाला समिति, तीसरी है गोईपोरिया समिति और चौथी है नाटकर्णीय समिति। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर है वो आपके पास पहला ऑप्शन है, स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। जो दांतेवाला समिति है इसका गठन आपके पास 1977 में किया गया था और इसका जो उद्देश्य था वो ब्लॉक स्तर को आपके पास वृद्धि करने के लिए और ग्रामीण हिस्से में ऋण की व्यवस्था को सुधारने के लिए इसका गठन किया गया था। इसके नीचे जो तीसरी वाली आपके पास गोईपोरिया समिति आपके पास है, ये आरबीआई के द्वारा बनाई गई थी और आरबीआई के द्वारा इसको 1990 में स्टेबल किया गया था। चलो, तो आगे का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या था आपके पास। अगला क्वेश्चन है मौसम में परिवर्तन कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी लोग इसमें आपके पास डाउट भी रहता है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, दूसरा है इनका जो ध्रुव है आपके पास धुरी है उसमें आपके पास ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, इसको होना चाहिए था 23.5 डिग्री, 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश या अक्षांश आप कह सकते हो, डिग्री कह सकते हो, अक्षांश नहीं डिग्री कह सकते हो इसको आपके पास है। धुरी के झुकाव के कारण, तीसरा है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, चौथा है 36 से 66.5 होना चाहिए इसको आपके पास अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। और खूब सारे लोग इसमें डाउट में रहते हैं। कई लोगों का मानना होता है या कई लोग आंसर देते हैं कि पृथ्वी रोटेशन करती है इसलिए उसका आंसर पहला होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि रोटेशन करती है जिसके कारण आपके पास क्या होगा, पृथ्वी घूमेगी और मौसम परिवर्तित होगा। लेकिन इसमें जो मौसम लिखा हुआ है उसका सही आंसर और कैसे हम पुटअप करें, जब तक आप या फिर आप पृथ्वी का आकार देखोगे और इसका झुकाव देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई। अगर इसका झुकाव नहीं होगा तो हमारी जो गोलार्ध है उन गोलार्धों में कभी भी मौसम परिवर्तित नहीं होने वाला है। तो इसके लिए जो सही आंसर बनेगा आपके पास है वो है बी वाला, क्योंकि यह अपने अक्ष पर लगभग कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर ये झुकाव नहीं होता तो होता क्या, फिर पृथ्वी सीधे खड़ी होती और एक गोलार्ध पर कोई एक मौसम होता और दूसरे गोलार्ध पर कोई हमेशा दूसरा ही मौसम आपके पास होता। घूर्णन होना आवश्यक है, बिना घूर्णन किए हुए आपके पास पृथ्वी में आपके पास परिवर्तन नहीं आएगा, तापमान का अंतर नहीं आएगा। परिक्रमण के कारण भी ऐसा होता है कि पृथ्वी घूमेगी तो फिर तापांतर आता है, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होने वाला है जी, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर वो झुकी हुई है। अगला, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। इनमें आपके पास सूचियां दी गई है, आपको 2-3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। इनमें से एक जो आपके पास ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी, ये कहां बनती है। लेटराइट मिट्टी सामान्य तौर पर उस स्थान पर बनेगी जहां मूसलाधार बारिश होती है
और मूसलाधार बारिश के कारण होगा क्या, मिट्टी के जो बारीक कण होते हैं वो छन करके पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं और ऊपर पथरीली जमीन रह जाती है, पत्थर कंकड़ रह जाते हैं, जिसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। और लेटराइट मिट्टी आपके पास भवन निर्माण करने में या भवन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो अब आपके पास ठीक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि लेटराइट कहाँ होती है, जहां सबसे ज्यादा वर्षा होगी। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी, आप जानते हैं कि भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, जहां से भारत में मानसून प्रवेश करता है, वहीं सर्वाधिक क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि आपके पास लेटराइट मिट्टी किस पर बनती है, हमेशा पश्चिमी घाट पर बनती है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, मेरे हिसाब से ये तो गिफ्टेड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं जो आपको मुफ्त में आपके पास नंबर दिलाते हैं। बस आपको करना क्या, अगर आपको ठीक तरीके से दो भी ऑप्शन ठीक याद हो जाए तो आंसर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन ढूंढना चाहें तो हम ये देखते हैं कि डी का आंसर है दूसरा। तो कहाँ कहाँ डी का दूसरा है, हमने कहा पहले वाले में दूसरा है, दूसरे वाले में दूसरा है, इसका मतलब सी और डी वाला नहीं हो सकता। अब फिर आंसर एक और आपको चूज करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ का मतलब है जल के द्वारा उड़ाकर लाई गई मृदा। और कहां जल मृदा को उड़ाकर लेके आएगा, जहां नदियां होगी, वृहद मात्रा में जहां बहती होगी नदियां। तो आप जानते हैं कि भारत में उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, उसके जो फेमस नदियां, उनमें से एक ब्रह्मपुत्र है, एक आपके पास गंगा है, उधर से आपके पास सतलुज है। तो यही आपके पास क्या बनती है, जलोढ़ मृदा बनेगी। तो इसका सीधा सा आंसर होगा कि जलोढ़ मृदा कहाँ होने वाली है, आपके पास असम में होने वाली है। अब फिर आंसर चूज कर लेंगे आराम से, तो फिर ठीक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपके पास जलोढ़ मृदा असम में है, यानी कि पहले का तीसरा होने वाला है। तो आपके पास ए का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो ए का तीसरा कहाँ है जी, यहाँ है, इसमें तीसरा है नहीं। इसका सीधा सा आंसर होगा कि क्या हो जाएगा, ए। अब आपके आंसर मिल भी गए। अगर दो ऑप्शन आपको नहीं आ रहे थे, तब भी आपको आसानी से क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। काली मृदा, आप ध्यान रखेंगे कि सामान्य तौर पर जो दक्कन का पठार है आपके पास है, उसमें काली मृदा पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो काली मृदा कहाँ होने वाली है आपके पास, तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो बी का क्या हो जाएगा जी, पहला, यानी कि मध्य प्रदेश वाले हिस्से में आपके पास, पश्चिमी मध्य प्रदेश जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है आपके पास। और जो लाल मिट्टी है वो कहाँ मिल जाएगी आपके पास, छोटे नागपुर के पठार में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वां संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया। अब आपको दो तीन चीजें ठीक तरीके से ध्यान रखना। पहली बात कि संपत्ति का जो अधिकार है वो आर्टिकल आपके पास 300A में रखा गया है, और जो ये संपत्ति का अधिकार है यह मूल अधिकार नहीं है, बल्कि क्या हो चुका है, आपके पास विधिक अधिकार हो चुका है। तो ये जो आपके पास होना चाहिए वो आपके पास 300 का ए होना चाहिए। और ये लिख रहा है कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, तो 44वें संविधान संशोधन के समय कांग्रेस सरकार थी नहीं आपके पास, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, और इस समय भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई की। तो सीधी सी बात है कि 44वां जब 1978 में हुआ, मोरारजी देसाई की थी, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया जी, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, बिल्कुल ठीक है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तो वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है। तो आंसर क्या होने वाला है जी आपके पास, तो आंसर हो जाएगा केवल बी, केवल दो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं। तो पहले लिखा गया लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन आपके पास होता है वो अध्यक्ष का नहीं होता है, बल्कि किसका होता है, सदस्य का होता है। वो सामान्य सदस्य के रूप में चुनकर आते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि वह निर्वाचन आयोग इनका अध्यक्ष चुनाव नहीं करवाते हैं। तो पहला वाला तो अपना भी गलत हो गया। ठीक, उसके अलावा दूसरा क्या लिखा हुआ है, नगर पालिकाओं और नगर निगम के लिए निर्वाचन करवाना, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये ठीक ध्यान से रखना है। अगर आपने भाग 9 पढ़ा होगा तो जो नगर पालिकाओं और पंचायती चुनाव होते हैं उसके लिए राज्य सरकार निर्वाचन आयोग का गठन करती है। तो ये वाला भी गलत है।
फिर लिख रहा है कि निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय लेती है। ये भी नहीं है आपके पास, ये इनका कार्य है ही नहीं आपके पास से। तो आंसर क्या हो जाएगा जी इसका? डी। क्या होने वाला है? डी आंसर इसका ठीक है। चलो अगला, ये जो स्टेटमेंट दिया गया आपके पास है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। यह बात वर्ष 1946 में किसने कही थी? तो यह बात आपके पास भारत के जो लौह पुरुष हैं आपके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने ऐसा कथन दिया था। कब? 1946 में। तो इसका आंसर क्या होने वाला है जी आपके पास? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक सुचारू बनाने के लिए क्या सुधार किया? तो पहले लिखा आपके पास है, सैनिकों की व्यवस्थित विवरण तैयार की जाने लगी, घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई गई, सैनिकों को नगद भुगतान किया जाने लगा। उपयुक्त सभी बिल्कुल ठीक। ये सारे के सारे किसने करवाए थे आपके पास? अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे कार्य किए थे, तभी तो अलाउद्दीन खिलजी अपने प्रशासन को सुदृढ़ और बहुत लंबे समय तक क्या करवाए जी? संचालित करवा पाए। ठीक, खिलजी वंश के ये राजा हुआ करते थे। दिल्ली सल्तनत में एक राज्य इनका भी हुआ करता था, खिलजियों का। अगला क्वेश्चन है, किस साप्ताहिक पत्रिका ने यह विज्ञापन प्रकाशित किया कि आवश्यकता है कि वीर सिपाहियों की वेतन, मृत्यु, पुरस्कार, शहादत, पेंशन, स्वतंत्रता, युद्ध स्थल डैश भारत है? तो आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो स्टेटमेंट दिया गया आपके पास है वो उस समय दिया गया जब 1800 शताब्दी की क्रांति का आपके पास क्या किया जा रहा था, एक तरीके से भारतीयों के द्वारा उसका सेलिब्रेशन किया जा रहा था। सेलिब्रेशन क्यों किया जा रहा था? क्योंकि भारत की क्या थी आपके पास से? पहली क्रांति थी। और ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये दिया था गदर नामक समाचार पत्र ने, जो सोहन सिंह भागना जी के द्वारा संचालित किया गया था। और सोहन सिंह भागना जी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना आपके पास सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में 1913 में की थी। और इस जो गदर पार्टी थी, इसका उद्देश्य था कि भारत में जो सिख लोग हैं उनके भीतर आपके पास क्या करना है जी? देश प्रेम की भावना जागृत करवाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी आपके पास इसका? ए, गदर पार्टी। ठीक। अगला, भारत में ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? चकबंदी आप जानते हैं चकबंदी क्या होती है? चकबंदी का सीधा सा अर्थ है कि मान लिया जाए कि छोटे छोटे खेत हैं और वो विभिन्न सारे कृषकों के हैं, तो होगा क्या उसमें कि उसमें उत्पादन कम होगी, मेहनत ज्यादा लगेगी। तो सरकार क्या चाहती है कि विभिन्न सारे खेतों को एक खेत में डाल करके एक व्यक्ति को दे दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं जी? चकबंदी कहते हैं। और ऐसी ऐच्छिक चकबंदी मतलब जहां स्वतः से ही चकबंदी प्रारंभ कर दी गई हो, उसे हम ऐच्छिक कहते हैं। और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब है। और यही कारण है कि पंजाब में आज कृषि जो आपके पास है वो उन्नत स्थिति में है, जिन लोगों ने प्रारंभ में ही क्या करना प्रारंभ कर दिया था? ऐच्छिक चकबंदी कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया था, जो लगभग 1920 और 21 में प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ए। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न राष्ट्रपति में कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी रहे? पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे आपके पास वराहगिरी वेंकटगिरी, तीसरे ज्ञानी जैल सिंह, और चौथे आपके पास डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो कौन थे आपके पास है। तो इसका सही आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह आपके पास प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपके पास ऐसे राष्ट्रपति हैं जो क्या रहे थे आपके पास? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे। और ये आपके पास जो इनका कार्यकाल रहा आपके पास, ये आपके पास 82 से लेकर के 87 से 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक रहे। इन ये क्रमिक वाइज से अगर आप देखेंगे तो हमारे क्या है जी? 7वें क्या है ये आपके पास राष्ट्रपति हैं। ठीक। अगला, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब क्या है जी? तो पहला ऑप्शन है कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं। दूसरा, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं होता। तीसरा, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है। डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए डी।
आपके पास अगर आप आर्टिकल क्या पढ़ोगे जी, आर्टिकल 127 पढ़ेंगे तो उसमें एडहॉक तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था मिलती है, और एडहॉक न्यायाधीश की व्यवस्था हमने फ्रांस से ली हुई आपके पास है। तो ऐसी व्यवस्था है तब जब हमारे पास गणपूर्ति का अभाव। कौन तदर्थ न्यायाधीश बनेगा? वह हाईकोर्ट का वह जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य हो, वो क्या बन सकते हैं जी, आपके पास है एडहॉक न्यायाधीश बनते हैं। अगला, चलय समिति का संबंध किससे था? प्रतिभूति घोटाला, हवाला कांड, अप्रत्यक्ष कर से या कर सुधार से? बहुत फेमस समिति है, कई बार रिपीट हो चुकी है और कई क्वेश्चन इससे बन चुके हैं आपके पास है। तो कर सुधार से इनका संबंध था, और ये जो समिति बनी थी ये आपके पास 1991 में बनी थी, और 1993 में इन्होंने अपनी क्या दी थी जी, रिपोर्ट दी थी। और ये जो वर्ष है 1991 का, ये भारत के बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। किससे लेकर के? अर्थव्यवस्था से लेकर के। इसी समय आपके पास जो हमारे प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री आपके पास मनमोहन सिंह जी हैं, उन्हीं के द्वारा आपके पास भारत की इकोनॉमी को ठीक तरीके से प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए LPG आपके पास क्या चलाई थी, योजना चलाई थी। और इस समय आपके पास प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौन? नरसिम्हा राव जी। और नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जुगलबंदी से इसको लाया गया, जिस कारण से इस समय एक शब्दावली चली, सिंहा राव मिशन या सिंहा राव समिति या सिंहा राव आयोग भी कह सकते हैं आपके पास है। तो सिंहा कौन थे? मनमोहन सिंह। और राव कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी। तो ये आपके पास कर सुधारों से थी 1991 और 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अगला, ग्लोब पर वह कौन सा स्थान है जहां 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर रेखाएं आकर मिलती है? ए प्रशांत महासागर, बी अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा अटलांटिक महासागर, चौथा उत्तरी अमेरिका। अगर आप ग्लोब देखोगे तो ग्लोब पर इस तरीके से, जब ग्लोब देखोगे तो ग्लोब पर अगर हम देखेंगे तो क्या होने वाला है जी, आपके पास जो 0 डिग्री है वो ग्रीनविच रेखा, जिसे हम कह सकते हैं आपके पास ब्रिटेन से गुजरती है, और जो ब्रिटेन आपके पास है अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ आपके पास है। तो यहां से आपके पास, मैं इसलिए इसको टेढ़ा मेढ़ा दिखा रहा हूं आपके पास है, क्योंकि बीच में यहां से क्या होता है, एस आकार का कौन है जी, आपके पास है अटलांटिक महासागर है। और इधर से आपके पास एक रेखा आएगी 0 डिग्री वाली, तो इधर से आपके पास ये आपस में मिलती है कहाँ? आपके पास अटलांटिक महासागर में, जो किसका पश्चिमी तट है आपके पास? अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट है। तो आंसर क्या होने वाला है? सी। ठीक। अगला, मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह कहाँ स्थापित होता है? पहला मध्य मंडल में, दूसरा है समताप मंडल में, तीसरा है क्षोभ मंडल में, और चौथा है बाह्य मंडल में। तो अगर मंडलों का अगर क्रम देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा मंडल आता है जी? क्षोभ मंडल। फिर आपके पास आता है जी क्या? मध्य मंडल, उसी में सप्ताह मंडल, और सबसे बाहर क्या आता है? बाह्य मंडल। और आप जानते हैं बाह्य मंडल में इसको स्टेबल किया जाता है ताकि आपके पास जो कम्युनिकेशन है, संचार है, वो ठीक तरीके से क्या हो पाए? संचालित हो पाए, ठीक तरीके से चल पाए। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? बाह्य मंडल में स्थापित किया जाता है। उसका आंसर क्या होने वाला है जी? डी आंसर होगा। ठीक। अगला, तारापुर समिति निम्न में से किस एक से संबंधित है? विशेष आर्थिक क्षेत्र से, पूर्ण पूंजी लेखा से, विदेशी मुद्रा बाजार से, भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों का प्रभाव से। तो इसका आंसर हो जाएगा जी बी वाला। आपके पास किससे थे? आपके पास पूंजी लेख आपके पास परिवर्तनीयता से थी आपके पास तारापुर समिति, जो 1997 में आपके पास बनी थी। कब बनी थी जी? आपके पास 1997 एच डी देवगौड़ा उस समय क्या हुआ करते थे? प्रधानमंत्री हुआ करते थे। भारत का एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या कारण है? अब गणतंत्र किसे कहते हैं? आपके पास गणतंत्र का अर्थ होता है वैसा देश जिसका मुख्य वंशानुगत ना हो, बल्कि एक चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा चुनकर आया हो, उस देश को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र राष्ट्र कहते हैं। अब ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आपके पास क्या है? अंतिम अधिकार जनता के पास है, दूसरा है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, तीसरा है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, और चौथा भारत राज्यों का संघ है। बिल्कुल ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, ये भी ठीक है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये भी ठीक है। और अंतिम अधिकार जनता के पास होता है, ऐसा नहीं है आपके पास अंतिम अधिकार जनता के पास होगा। अधिकार जनता के पास जरूर है लेकिन अंतिम नहीं है। लेकिन अब गणतंत्र पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सी आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला, मुगलों के आपके पास अंतर्गत किन किसानों के पास अपने हल तथा बैल होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है खुद काश्त
दूसरा ऑप्शन है पैसा, तीसरा है इजारेदार, चौथा आपके पास है पट्टादार। तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा ए, खुद कास्ट जो लोग हुआ करते थे उनको ये अधिकार थे या उन्हें इस नाम से क्या किया जाता था, संबोधित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1958 को लॉर्ड कैनिंग ने क्वीन विक्टोरिया घोषणा पत्र को कहां पढ़ा? ये जो आपके पास समय अवधि थी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद पूरी ब्रिटिश सरकार हिल गई और ब्रिटिश सरकार ने अब भारतीयों को अपने पक्ष में लेने के लिए एक आपके पास पत्र भेजा था। तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं और वाइसरॉय भी कह सकते हैं, फर्स्ट वाइसरॉय जो लॉर्ड कैनिंग थे उनको ये भेजा था। और वाइसरॉय ने जो आपके पास कैनिंग जी हैं उन्होंने कहाँ पढ़ा था इसको? इलाहाबाद में इसको पढ़ा था। अगला सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको बोनस दिलवाएंगे, आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, बस कंडीशन यही है कि आपको 2 कम से कम आंसर आने चाहिए। इनमें से सबसे फेमस है कि भारत के जो आपके पास क्या है, अर्थशास्त्री भी हैं और आपके पास राजनीतिज्ञ भी हैं, कूटनीतिज्ञ भी हैं, चाणक्य जी। तो चाणक्य जी को भारत का क्या कहा जाता है जी? मैकियावेली कहा जाता है। तो पहले का जो आंसर होगा वो चौथा होगा। अब आप देख लीजिए कि कहाँ ए का आंसर चौथा है, तो ए का आंसर यहाँ चौथा है, यहाँ चौथा है। इसका मतलब ए और बी इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। अब इसके अलावा आपको एक और भी आंसर आना चाहिए, याद होना चाहिए आपके पास। जो चारों हो जाए तो गुड एंड वेल है, नहीं तो कम से कम एक होना चाहिए। इनमें से सबसे फेमस जो आपके पास थे वो आंध्र केसरी कहा जाता था आपके पास, टी प्रकाशम को आपके पास, तो आंध्र केसरी के नाम से इनको संबोधित किया गया है। तो अब देख लीजिए आपके पास है जहां डी का दूसरा ऑप्शन हो जाए तो आपके पास डी का दूसरा ऑप्शन यही है और ए का पहला ऑप्शन ये वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास डी वाला होने वाला है। बाकी इसको अगर मैच करेंगे तो बी का तीसरा हो जाएगा जी। तो बी का तीसरा होने का मतलब है यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को क्या कहा जाता है जी? देशभक्त कहा जाता है। और आशुतोष मुखर्जी को क्या कहा जाता है जी? आपके पास बंगाल का बाघ कहा जाता है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा जी इसका? चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? आप ठीक तरीके से जानते हैं कि भारत में एक योजना आयोग था जो लगभग 2015 में समाप्त कर दिया गया नीति आयोग के गठन के बाद। तो ये जो योजना पत्रिका ये उसी से संबंधित थी, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी आपके पास। इसका जो प्रकाशन होता है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका प्रकाशन शुरू हुआ था आपके पास कब? 1957 से इसका प्रकाशन हुआ था। उस समय डॉक्टर खुशहाल सिंह जो अर्थशास्त्री हुआ करते थे उनके द्वारा इसका क्या किया जाता था? संपादन किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। अब थोड़ा सा आपको इन जलधाराओं के बारे में ध्यान रखना है कि जो जलधाराएं आपके पास ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है वो हमेशा ठंडी होती है, और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी वो हमेशा क्या होती है? गर्म होती है। अब इनमें से पहला है आपके पास की जो क्यूरोशियो जलधारा है वो गर्म जलधारा है आपके पास, बिल्कुल है वो गर्म जलधारा है, जो जापान के तट पर देखने को मिलेगी आपके पास, दक्षिण कोरिया से ऊपर की ओर जाएगी। दूसरा आपके पास है कि फॉकलैंड की जलधारा गर्म में बिल्कुल नहीं है, ठंडी जलधारा आपके पास है, जो दक्षिण अमेरिका उसके तट पर देखने को मिलेगी आपके पास है। तीसरा आपके पास पूर्वी इंग्लैंड जलधारा शीत जलधारा बिल्कुल है, ये आपके पास कैसी जलधारा है जी? ये शीत जलधारा है। और अगुलहाश की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। तो क्या ठीक है? क्यूरोशियो की जलधारा गर्म है, बिल्कुल ठीक है। पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा शीत जलधारा, ये भी बिल्कुल क्या है? ठीक है। अगुलहास कैसी जलधारा है जी? गर्म है। और फॉकलैंड की जलधारा भी कैसी है जी? आपके पास ठंडी जलधारा आपके पास है। तो आंसर क्या होना चाहिए जी? आपके पास इसका आंसर होना चाहिए ए और बी, दोनों आपके पास ठीक होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या है जी?
अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में वर्षा ऋतु के बाद मछली पकड़ने के मौसम के प्रारंभ के रूप में निम्न में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? बड़ा फेमस पर्व है आपके पास, कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के दो फेमस पर्वों में से एक गणेश चतुर्दशी है और दूसरा आपके पास शिवाजी उत्सव है। तो ये जो आपके पास इसका सही आंसर होगा वो आंसर होगा पहला, गणेश चतुर्थी के दिन आपके पास क्या होता है जी, यह पर्व मनाया जाता है और इसके बाद क्या होगा, मछली पकड़ी जाएगी। इस उत्सव का प्रारंभ आपके पास किसने करवाया था? शिवाजी के काल में इसका प्रारंभ हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव कब शुरू हुए, तो आपको ध्यान रखना है ये आपके पास किसने, जो तिलक जी हुआ करते थे उनके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। ये गणेश चतुर्थी अलग बात है और गणेश उत्सव अलग बात है, दोनों को आप ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर नहीं है? तो पहला ऑप्शन है इंदिरा सागर परियोजना, दूसरा आपके पास है महेश्वर पन बिजली परियोजना, तीसरा है जोवत परियोजना, चौथा है कोयना विद्युत परियोजना। तो आपको ध्यान रखना है जो कोयना है ये एक नदी का नाम भी है जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, डी वाला कोयना विद्युत परियोजना, जो कहाँ है? महाराष्ट्र के सतारा में आपके पास कोयना नदी पर। बाकी सारे आपके पास किस पर है जी? नर्मदा नदी पर है। ठीक, अगला, परतदार चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बात करें, पहला है इनका विस्तार परतों में होता है, बिल्कुल ठीक, परतदार तभी कहलाएगा अगर वो परतदार है। चट्टानों के कण पूर्णतः कार्बनिक स्वभाव युक्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं आपके पास, उसमें कार्बन नहीं होगा तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा नहीं आपके पास। तीसरा, चट्टानों में रवेदार नहीं होता है, यानी कि चट्टानें रवेदार नहीं होती, बिल्कुल ठीक बात, ये रवेदार कभी नहीं हो सकती है। और लिखा है इनकी संरचना अधिक दाब एवं ताप से निर्धारित होती है। अब इसमें आपके पास ऑप्शन ये वाला तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा जी, पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? अब ये शब्दावली थोड़ा सा चेंज कर दी, आपके पास है अस्पृश्यता लिखी हुई, यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक शब्द और आ सकता है, हरिजन संघ की स्थापना भी आप इसको कह सकते हैं। गांधी जी ने 1932 में चलाई थी, जब लगभग आपके पास से क्या हो चुका था, गोलमेज सम्मेलन दूसरा वाला समाप्त हो चुका था, सांप्रदायिक पंचांग आ चुका था, उसके बाद गांधी जी ने ऐसा कार्य किया। तो कब हुआ जी? 1932 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला, सैयद अनवर आपके पास खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किन योगदानों के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास, वो आंसर आपके पास हो जाएगा बी, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक कल्याण में उनका योगदान। आपको ये ध्यान रखना है कि गांधी जी के साउथ अफ्रीका से भारत आगमन पर, गांधी जी का आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 में आगमन हुआ था, इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का प्रारंभ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में किया था। प्रारंभ में यह प्रतिवर्ष होता था, लेकिन उसके बाद कह सकते हैं 2013 के बाद ये प्रत्येक 2 वर्षों के बाद क्या किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, आपके पास बी वाला, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक कल्याण में उनका योगदान। ठीक, अगला, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? पहला है 6.4, दूसरा है 6.6, तीसरा है 6.8, चौथा है 7.7%। तो इसका सही आंसर है बी वाला, इसका क्या किया गया है जी, 6.6 निर्धारित किया गया है। अगला, सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पैसा अधिनियमित किया, निम्नलिखित में से कौन उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित है? आप ध्यान रखेंगे, भारत में खूब सारे अनुसूचित क्षेत्र हैं जिनकी अपनी परंपरागत क्या हुआ करती थी, पंचायतें या व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो पंचायती राज जो कानून था वो 1 अप्रैल 1993 को लागू हो चुका था, लेकिन उन क्षेत्रों में लागू नहीं किया क्योंकि उनकी अपनी क्या हुआ करती थी, व्यवस्थाएं हुआ करती थी। इसके लिए पैसा एक्ट लाया गया, जिसका उद्देश्य आपके पास क्या था जी, जनजातीय क्षेत्रों में आपके पास स्वायत्त क्षेत्र सर्जित करना। इस उद्देश्य से आपके पास किस समिति का गठन किया गया था, कौन सा एक्ट लाया गया था आपके पास से,
पैसा एक्ट लाया गया था। इस समय आपके पास नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी, उनके काल में यह अधिनियम लाया गया। अगला महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को प्रमाणित करने वाला कथन है, यानी कि वह कौन सा स्टेटमेंट है जिससे हमें यह पता लगता है कि जो पूरी पृथ्वी 7 प्लेटों पर आपके पास स्थिर है और वो आपस में मूवमेंट कर रही है। अगर कभी आप विश्व का भूगोल देखोगे या विश्व का मानचित्र देखोगे तो आपको दिखेगा यह 7 प्लेटें आपस में मिलती हुई नजर आती है। इससे यह पता लगता है कि यह पहले एक थी और धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी। तो पहला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका की तट रेखा में समानता, बिल्कुल है। दूसरा, मध्य अफ्रीका, दक्षिण भारत, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली चट्टानों में समानता, बिल्कुल है। जीवाश्मों का प्रमाण, बिल्कुल है। ऑस्ट्रेलिया में आपके पास धानी प्राणी का जीवित मिलना, बिल्कुल है। यह सारे के सारे ये दर्शाते हैं कि हमारे जो महाद्वीप हैं वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं। प्रवाह के सिद्धांत की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। अगला 90, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो जब वो कानून बनाएगी तो उनको आपके पास किसकी जरूरत पड़ेगी? पहला, सभी राज्यों की सहमति। दूसरा, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो इसका आंसर हो जाएगा जी क्या, डी, बिना किसी राज्य की सहमति से, क्योंकि यह केंद्र सरकार का अधिकार होता है, केंद्र सरकार की शक्तियां हैं, इसलिए आपके पास वो बिना किसी की अनुमति लिए हुए इस कानून का निर्माण कर सकती है और विभिन्न राज्यों में या एक से अधिक राज्यों में, एक राज्य में इसको लागू भी कर सकती है। अगला, अब रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पास है। मनीष ने किसी दिन यात्रा प्रारंभ की और 145 दिन के बाद मंगलवार को वापस लौटा। मनीष ने किस दिन यात्रा प्रारंभ की थी? अब ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको एक सामान्य सा तथ्य ध्यान रखना है। वो तथ्य क्या है कि हम किसी भी दिन के साथ, किसी तारीख या दिन के साथ 7 दिन जोड़ेंगे या 7 दिन घटाएंगे तो हमें वही दिन प्राप्त होता है। तो सीधा सा मतलब है कि यदि हम 145 में भाग देंगे 7 का, तो भाग देने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो शेषफल बचेगा वो 5 बचता है। कितना बचता है जी आपके पास? 5 इसका क्या होता है, शेषफल बचेगा। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मंगलवार को वो वापस लौटे हैं। मंगलवार को वापस लौटने का मतलब क्या होगा कि किस दिन यात्रा प्रारंभ की? तो हम क्या करते हैं कि हमने भाग दिया। भाग देने का मतलब है कि 145 दिन में, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में आपको संबोधित करूं, समझाऊं, तो 7 दूना 14, आपके पास 5 उतारा, भाग नहीं जाता है, 0 लगाएंगे, आपके पास यहाँ 20। तो 20 हफ्ते तो कंप्लीट हुए। 20 हफ्ते क्या हुए, कंप्लीट हुए। इसका मतलब है मंगलवार को वापस लौटे आपके पास, तो 120 दिन ऐसे थे कि जिन्होंने सप्ताह का निर्माण कर दिया, लेकिन 5 दिन ऐसे बचे जिन्होंने सप्ताह का निर्माण नहीं किया। अब वो मंगलवार को अगर वापस लौट रहे हैं तो हम ये करेंगे 5 के लास्ट दिन जो बचे हुए हैं उनमें से वह दिन जब उन्होंने प्रारंभ किया होगा वो कौन सा होगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास होता क्या है कि अगर शेष एक बचे, शेष क्या बचे जी, एक बचे, इसका मतलब रविवार, आपके पास 2 बचे सोमवार, 3 बचे मंगलवार, 4 बचे बुधवार, 5 बचे बृहस्पतिवार, 6 बचे शुक्रवार, 0 आए शनिवार। तो हमारे पास शेष कितना बच रहा है जी, 5। और 5 का मतलब है कि उन्होंने अपनी यात्रा जो शुरू की थी वह कब की थी, आपके पास बृहस्पतिवार के दिन प्रारंभ की थी। ठीक, यदि एक निश्चित कोड में केमिस्ट्री को यह लिखा जाए तो देहरादून को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? अब ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाता है, अल्फाबेट्स पर आधारित क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें? इसके लिए आपको एक तो अल्फाबेट्स याद होने चाहिए, रोल नंबर उनके याद होने चाहिए। अगर रोल नंबर याद हो जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। अब देखोगे कि यहाँ एक कॉमन बात देखने को मिलेगी, CHE, इसका रिपीटिशन है। इधर अगर आप देखोगे देहरा, DH की भी रिपीटिशन ही होगी, सीधा सा अर्थ है। अब ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ रिपीटिशन है नहीं, यहाँ रिपीटिशन है नहीं। अब बचा एक ऑप्शन बी, एक ऑप्शन बचा डी। तो आगे कैसे देखें इसको? आगे देखेंगे ये एम है और ये आपके पास क्या है जी, डी है। एम का रोल नंबर होता है 13 और डी का रोल नंबर होता है
4। तो इसमें लगभग 9 का अंतर है। कितने का अंतर है जी? 9 का अंतर है। उसके बाद आगे गए तो ये 9 है और ये 9 है आपके पास है, तो उसने 9 को 9 कॉपी कर लिया आपके पास है। ये एस है, ये जे है। एस का रोल नंबर 19 होता है, जे का 10 होता है। यहाँ भी कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये टी है और ये आपके पास क्या है जी? इधर बी है, तो इसमें भी कितने का अंतर है आपके पास? 9 का अंतर है। फिर आगे बढ़ेंगे आप लोग, ये आर है और ये आई है, इसमें भी 9 का अंतर है। आगे बढ़ेंगे वाई और जी, इसमें भी 9 का अंतर है। तो इसका सीधा अर्थ होता है कि इनमें भी 9 का अंतर होने वाला है। तो एम 9 का अंतर है, तो इसका मतलब होगा कि आर में से हम क्या घटाने वाले हैं? 9। तो 18 आ जाएगा, 18 में से 9 के 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आ रहा है। फिर ए का ए रिपीट हो चुका है आपके पास है, इसलिए आंसर क्या होने वाला है जी इसका? तो आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? डी वाला आंसर हो जाएगा आपके पास, क्योंकि आपके पास 9 और ये एन का रोल नंबर 14 होता है, ए का कितना होता है? 5। तो सीधा साथ है, इसमें 9 का अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी वाला हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसका जी आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपके पास क्या? बी वाला आंसर हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर वो जा रहा है। इसका डायग्राम अगर आप बना लोगे तो ये है जी, एक ऐसा डायग्राम बनाइए। ये 100 मीटर गया, 100 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर, जब ये पूरब की ओर जाएगा तो दायां दक्षिण की ओर आ जाएगा और कितने मीटर चलेगा जी? 70 मीटर चलेगा। ठीक, जब वो नीचे की ओर जाएंगे तो दायां हमेशा पश्चिम की ओर आएगा और बायां हमेशा पूरब की ओर आएगा। फिर वहां दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, तो मैंने कहा कि दायां इस ओर है तो कितना जाएंगे जी? 70। 70 कहाँ होने वाला है? 100 से कम होने वाला है, तो 70 मीटर गए आपके पास है। ठीक, फिर वो के उसके बाद वो पुनः दाईं ओर मुड़ते हैं और 30 मीटर चलते हैं, तो दाईं ओर जब आपके पास पूरब की ओर जाए तो दायां कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। और कितने चलते हैं जी? 30 चलते हैं, तो 30 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, ये 30 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहे हैं जी? आपके पास चलते हैं अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ते हैं, और जब ये दाएं मुड़ेंगे तो उत्तर की ओर जा रहे हैं तो दायां इस ओर हो जाएगा। और कितना चलते हैं जी? 50 मीटर चलते हैं, तो 50 मीटर आपके पास इतना हो जाएगा, पूरा नहीं होगा आपके पास है, पूरा 70 को क्रॉस मत कर देना उसको, तो यहां तक आपके पास वो हो जाएगा। तो अब वो किस ओर जा रहे हैं जी? पूर्व की ओर जा रहे हैं। ठीक, अगला, एक ही पासे के 3 अलग अलग दिशाओं को दिखाया गया है, उस संख्या का चयन करें जो उस संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो सामान्य तौर पर अगर इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे तो हमें ये देखना होता है कि जिन फलकों में कॉमन अंक हैं उनको ज्यादातर रीड करेंगे। जैसे पहले फलक और दूसरे में देखेंगे 2 और 2 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है। जो कॉमन है उनको छोड़ दो, जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या होने वाला है? तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो समय बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूं आपको। इसका आंसर क्या है जी? सी है आपके पास है, ए और बी के मध्य। ठीक, अगला, 5:25 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा? अगर आप क्या देखोगे, समय देखोगे तो कैसे होने वाला है जी आपके पास है। तो इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे? ये वाला है, ये 6 है, ये 5 है, 4 है, 3 है और 5:25 है। इसका मतलब है कि मिनट की सुई तो एग्जिट किस पर होगी? 5 पर होगी, घंटे की सुई उससे थोड़ा अधिक होगी। तो ये कह रहा है कि इसके मध्य वाला कोण कितने डिग्री का होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जितना समय मिनट की सुई तय करती है उसका आधा घंटे की सुई कोण बनाती है। तो मिनट कितना है जी? 25। 25 में भाग दे दो किसका? 2 का, तो ये आ जाएगा 12.5, 12.5। तो यहाँ कोण कितने का बनेगा? 12.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक, अगला, 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से 4 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। आज सुलोचना की आयु क्या है? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक है आपके पास माँ और एक पुत्री है, तो एक x मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे जी? 10x मान लेंगे। एक को क्या मान लेंगे जी? x, और एक को 10x मान लेंगे, क्योंकि कितना है जी? 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ क्या सुलोचना से 4 गुनी अधिक थी। तो 4 गुनी अधिक थी। कितने वर्ष पूर्व? 10 वर्ष। वर्तमान में आने के लिए x प्लस कितना कर देंगे?
10, 4x प्लस कितना कर देंगे 10। वो क्या कह रहे हैं जी 10 वर्ष पश्चात, तो इसके भी 10 वर्ष पश्चात, तो x प्लस 20 और ये 4x प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि 2 गुना हो जाएगा जी, तो 2 गुना, इसका 2 गुना कर लो, ये बराबर आ जाएगी 2x प्लस कितना 40 इक्वल टू 4x प्लस कितना है जी 20। इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो 2x बराबर कितना है जी आपके पास 20, तो x बराबर आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू 10। वो कह रहे हैं कि सुलोचना की आयु, तो आसुलोचना की आयु, तो आसुलोचना की आयु आपके पास ये 1 होने वाली है, x की वैल्यू 10 और यहाँ 10 रखेंगे, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, कितना जी 20। ठीक, अगला क्या है, लड़कियों और 20 लड़कों की कक्षा में, यहाँ पे आपके पास होना था 10 लड़कों, क्या होना चाहिए था जी यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिस हो गया आपके पास है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 10 लड़कों। 10 लड़कों और 20 लड़कियों की कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है और कक्षा में 18वां है। टोटल मिला के आपके पास कुछ ऐसी रोज बैठी हुई है, उनमें कहा गया कि भाई जो जया नामक लड़की है उसका 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है जी आपके पास 18वां स्थान है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इनके पीछे आपके पास 17 लोग बैठे हुए। और दूसरा वो कह रहा है कि चौथा स्थान लड़कियों में, सीधा सा मतलब है कि इनके आगे कितनी लड़कियां हैं जी 3 लड़कियां हैं, तो 3 इनसे आगे हैं, चौथा इनका स्थान है, इनके पीछे टोटल यहाँ 17 बैठे हुए। अब जाहिर सी बात है कि इन 3 लड़कियों में से 3 लड़कियों को 17 में से घटाएंगे तो 14 आ जाएंगे, तो 14 तो हो जाएंगे क्या लड़के, और आपके पास 4 है लड़कियां, तो 14 और 4 कितना हो गया 18। पर वो कह रहा है कि जया का कक्षा के लड़कों के बीच का स्थान है, तो यहाँ कितने लड़के बैठे हुए 15, आपके पास 14 लड़के बैठे हुए, और 14 के बाद इनका स्थान कौन सा हो जाएगा जी 15वां हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा जी 15वां। 14 आंसर बिल्कुल नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पहला ऑप्शन ऐसा रखा गया है। ठीक, अगला 100, 110, 200, 320, 310 इत्यादि का ये सीरीज बनाई गई है, आगे क्या होने वाला है। तो बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ से देखोगे कि तो यहाँ से कितना बढ़ रहा है 90 बढ़ रहा है, 90 आपके पास ग्रो हो रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो 100 ग्रो हो गया, यहाँ से यहाँ देखोगे तो 110 ग्रो हो गया, आगे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे आपके पास तो कितना होने वाला है जी ये 430 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 430। ठीक, अगला क्या है 100 दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अगर हम त्रिभुज की बात करें कितने त्रिभुज होने वाले हैं तो काउंट कर लेंगे इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास से। क्या करते हैं इन क्वेश्चनों में नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे नंबर कर लेते हैं, इनको जोड़ लेंगे 4 और 3 7 2 9 और 1 10, तो ऊपर हो गए 10 त्रिभुज और नीचे भी हो गए 10, 1 2 3 4 10 ये हो गए, तो 10 और 10 ये कितने हो गए जी 20 हो गए। अब त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे, एक त्रिभुज ये बनने वाला है, ठीक, एक त्रिभुज ये बनने वाला है, 2 ये हो गए, और एक त्रिभुज ऐसे में बनेगा तीसरा, एक त्रिभुज ऐसे में बनेगा चौथा, तो 4 और हो जाएंगे आपके पास से, तो कितने होगी जी टोटल 24, तो आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक, धन्यवाद।